हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम द रिवॉर्ट ऑफ 1857 को समझेंगे। क्यों ये रिवॉर्ट 1857 इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर कहा जाने लगा और इसे क्यों सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता था, हम इन सभी फैक्ट्स को इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का रिवॉर्ट शुरू हुआ था 10 मई 1857 में, जो मेरठ से स्प्रेड हुआ था और ये अप्रॉक्स इंडिया के मोस्टली नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ था। इस रिवॉर्ट में बहुत से सेंटर्स थे जो इंडिया के नॉर्थ में इस्टेब्लिश हैं। अगर हम बात करें 1857 रिवॉर्ट की, तो इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है एंड द सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है। इस रिवॉर्ट के पीछे बहुत से रीजंस हैं। जैसा कि हमें यह पता है कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को बहुत सी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी और इन्होंने इंडिया की बहुत सी अलग अलग सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया था। तो धीरे धीरे बहुत से ऐसे रीजंस आए जिससे लोगों में गुस्सा, आक्रोश आया और ये गुस्सा एक रिवॉर्ट के फॉर्म में चेंज हुआ। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिवॉर्ट 1857 के पीछे कौन कौन से रीजंस थे या कौन कौन से कॉजेस थे रिवॉर्ट 1857 के। सो द कॉजेस ऑफ द रिवॉर्ट 1857, द फर्स्ट कॉज वॉज पॉलिटिकल कॉज। As we know that Britishers used to exploit India in many ways. इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत से ऐसे लॉस को लाए थे जिससे वो धीरे धीरे इंडिया के स्टेट को एनेक्स कर सकते थे। उनमें से एक पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स लेकर आई थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने ये किया कि जो भी स्टेट, अगर किसी स्टेट में राजा का कोई एक सन नहीं है, उनका अपना बच्चा नहीं है, तो वो जो पूरा स्टेट है या वो पूरा जो टेरिटरी है वो एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उन स्टेट्स को अपने अंडर कर लिया जहाँ जहाँ पे जो रूलर्स थे, एम्परर्स थे, उनके अपने सन नहीं थे। अगर उनके बच्चे अडॉप्टेड थे तो भी वो स्टेट, वो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई थी। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज था जिसके वजह से रूलर्स, एम्परर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुस्सा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। चलिए तो अब सेकंड कॉज को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कॉज है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत सी तरीके से हार्म करने की कोशिश की थी। As we know that the East India Company came to the India as a trader to just have a trade relationship with India। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी एज अ ट्रेडर। उनका सिर्फ मोटिव ये था कि वो इंडिया के साथ एक अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। लेकिन जब वो इंडिया में आई तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिससे उन्हें यह लगा कि वो बहुत इजीली इंडिया को अपने अंडर में कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने ये देखा कि इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही वेल्दी है और यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज बहुत अच्छे नंबर में, बहुत एबेंडेंस में पाए जाते हैं। और सेकेंड चीज़ उन्होंने ये देखा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो यहाँ पे किंग्स और रूलर्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले भी बहुत सी बैटल्स हुआ करती थी मुगल्स के बीच में, राइट। तो ये सब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखी और उन्होंने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम इंडिया को उनको ये लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपने कंट्रोल में करने की। At that time, Englishmen found that this is an golden opportunity and slowly they entered into the India and become the masters। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया की अलग अलग स्टेट्स को कैप्चर करने लग गई। और अब एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडर इंडिया में आई थी, अब उसने इंडिया को मास्टर करना शुरू कर दिया था। अब वो इंडिया में एक मास्टर और मेन लीडर बन चुके थे। नाउ बहुत से सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ भी हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की सोशल प्रोस्पेक्टिव को भी हार्म किया था। और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर में इंटरफेरेंस करने लग गई थी। जैसे कि उन्होंने सती सिस्टम को हटाने की बात की थी, और विडो रीमैरिजेस को भी अप्रिशिएट किया था। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को लेकर आई थी। इंडियंस का मानना ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस के ट्रेडिशन में इंटरफेरेंस कर रही है, सती प्रथा को हटा रही है, जो इंडिया में बहुत टाइम से फॉलो किए जाने वाला एक ट्रेडिशन था। और कहीं ना कहीं इंडिया में विडो रीमैरिजेस अलाउड नहीं हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ पे रीमैरिजेस को अलाउ किया जाए। तो इस तरीके से जो कॉमन पीपल थे उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा आया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो यह नहीं चाहते थे कि इंडिया के ट्रेडिशन को किसी भी तरीके से हार्म किया जाए। नाउ अब बात करते हैं मिलिट्री कॉजेज़ की। 1857 के रिवॉल्ट के पीछे मिलिट्री कॉजेज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके संग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी, और उन्हें उनके संग बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। और अगर अब हम बात करें इमीडिएट कॉज की, वो कारण जो इमीडिएट कॉज the introduction of infield rifle cartridges, the cartridges greased with the pig and cow fat. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनफील्ड राइफल कार्टेजेस को इंट्रोड्यूस किया था, और ये र्यूमर फैली थी कि ये जो कार्टेजेस हैं ये ग्रीस हैं पिग और काऊ के फैट से। आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, जो टॉप का पोर्शन है इसको मुंह से खींच के खोलना होता था, और इसके नीचे बारूद होता था, और उसके भी नीचे बुलेट होती थी। तो बुलेट को यूज़ करने के लिए जो सोल्जर्स थे उन्हें मुंह से इस टॉप को ओपन करना पड़ता था। और र्यूमर ये फैली थी कि ये जो टॉप है ये काऊ और पिग के मीट से, उसके फैट से ग्रीस किया गया है। तो सोल्जर्स ने इसको अपोज किया था, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मंगल पांडे ने। अब फर्दर ये रिवॉर्ड क्या किन किन सेंटर्स पे स्प्रेड हुआ और क्या रीजंस थे, हम ये सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।